नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। डुमरी उपचुनाव में जीत के बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने भाजपा को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि डुमरी के साथ साथ पूरे देश के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 7 उपचुनाव हुए, जिसमें 5 में भाजपा बुरी तरह से परास्त हुई है। ये 2004 वाली ही स्थिति है, जब इंडिया शाइनिंग फील्ड गुड इंडिया के नाम पर समय से पहले चुनाव कराया गया था और एनडीए बुरी तरह से परास्त हुई थी। इसीलिए अब भाजपा में हिम्मत है तो इस साल लोकसभा का चुनाव कराएं। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 10 सीट पर इंडिया गठबंधन के लोग उनकी जमानत जब्त करा देंगे। जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया ने आज पूरे देश में अपना संकेत दे दिया है। आपको बता दें कि भट्टाचार्य ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का नारा जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। भट्टाचार्य ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का नारा है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया और इसका डुमरी उपचुनाव में असर भी दिख गया है। आने वाले दिनों में ये नारा और असरदार होगा। उन्होंने कहा है कि डुमरी के पूरे चुनाव अभियान के अंदर जिस तरह से बाबूलाल मरांडी और सुदेश महतो की टीम ने झूठ, प्रपंच और भ्रम की स्थिति पैदा की है, उसे जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पूरे चुनाव में एक साजिश रची गई, मगर न धन काम आया और न ही बल। 3 पूर्व सीएम और एक डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री को उतारने के बाद जनता ने एक बार फिर से राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार के कामकाज पर मोहर लगा दी है। आप सबने लोकतंत्र में अपनी जो आस्था है उस कर्तव्य को भी निभाया। हमारी जो प्रतिबद्धताएं थी डुमरी के प्रति, उनको जन जन तक पहुंचाया। मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करता हूं डुमरी के महान मतदाता मंडल को, जिन्होंने अपना आशीर्वाद, अपनी श्रद्धांजलि जगन्नाथ को दी है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डुमरी उपचुनाव में मिली जीत पर खुशियां मनाई हैं। कांग्रेस भवन में पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गई। मंत्री दल के नेता आलमगीर आलम ने इस जीत के लिए इंडिया गठबंधन के नेता डुमरी की जनता को बधाई दी है। मंत्री बेबी देवी की जीत को जनता की जीत बताया गया है। उन्होंने कहा कि डुमरी की जीत झारखंड की दशा और दिशा तय करेगी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि डुमरी की जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट देकर एनडीए गठबंधन को नकारते हुए काम किया है और जश्न में विधायक प्रदीप यादव, बंधु तिर्की, राकेश सिन्हा, दीपिका पांडे, शहजादा अनवर, केशव महतो, कमलेश अमूल्य, नीरज खलको और विनय सिन्हा, दीपू, रविंद्र सिंह समेत तमाम लोगों के शामिल होने की बात कही। डुमरी उपचुनाव में मिली जीत से जेएमएम में जहां खुशी का माहौल है, तो वहीं आजसू में गम का माहौल देखा जा रहा है। अब आजसू के प्रवक्ता ने चुनावी नतीजे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि हम जो मुद्दे उठाए जनता उसको नहीं लिया और यही वजह है कि हमारी हार हुई है। और ऐसे में आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा है कि डुमरी उपचुनाव में मिले जनादेश का हम सम्मान करते हैं। हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारा प्रयास जारी है, जिसका सकारात्मक परिणाम आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। इस चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में हमने अधिक मत हासिल किए हैं और हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है। यह हमारे लिए काफी सकारात्मक है। हमारी आवाज को, जनता की आवाज को जनता के समक्ष पहुंचाने के लिए आपको सबसे पहले बधाई देते हैं। डुमरी उपचुनाव में मिले जनादेश का सबसे पहले हम सम्मान करते हैं और जीत के लिए बधाई देते हैं। और चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आजसू भारतीय जनता पार्टी एवं मीडिया के साथियों को, एनडीए गठबंधन के सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आभार व्यक्त करते हैं
उनकी कड़ी मेहनत और अथक प्रयास से हमने विगत चुनाव में जो जनादेश प्राप्त किए थे उससे अधिक मत हमने प्राप्त किया है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी की जीत हुई है। बेबी देवी ने 17,156 मतों से यशोदा देवी को पराजित किया है। मैदान में कुल 6 प्रत्याशियों ने अपना दांव लगाया, जिसमें एनडीए गठबंधन से आजसू की प्रत्याशी यशोदा देवी और इंडिया गठबंधन से झामुमो की प्रत्याशी बेबी देवी के बीच सीधी टक्कर थी। दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली हुई ये सीट थी। बता दें आपको कि जिस पर ये उपचुनाव हुआ है, वहीं मतों की गिनती के दौरान शुरुआत में कुछ मतों से दोनों प्रत्याशी एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे। हालांकि 12 राउंड के बाद बेबी देवी ने अपनी बढ़त बरकरार रखी और जिसके बाद इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। 24वें राउंड में यशोदा देवी को 83,075 और बेबी देवी को 1,02,31 वोट मिले। वहीं गिनती के बाद 17,156 मतों से के अंतर से बेबी देवी ने यशोदा देवी को हराकर डुमरी विधानसभा पर अपनी जीत दर्ज की। हाँ, खुशी तो है, जीत है तो खुशी नहीं रहती। देखिए, बेबी देवी जी मतगणना केंद्र से बाहर निकली है। बेबी जी, ये बताइए क्या कहेंगी डुमरी की जनता को? सब जनता हमारे है, जनता के साथ दिया है। कंधों पे और जिम्मेदारी जनता बढ़ा दी है। ठीक है, सब करेंगे। जनता किया है तो हम भी उसको अच्छा, जब जगन्नाथ जी राजनीति में थे तब वो कुछ चर्चा करते थे, ये काम पहले करना है, वो काम पहले करना, और आपको अब लग रहा है कि जबकि आधिकारिक तौर पे जनता ने जिम्मेदारी दे दी है, जगन्नाथ बाबू के फला काम को सबसे पहले करना है। कौन सा काम ऐसा है? अधूरा काम है, सपना उसको पूरा करेंगे। सारे अधूरे काम को पूरा करेंगे। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। राजनांदगांव में भरोसे का सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 355 करोड़ 23 लाख के 1,867 विकास कार्यों का लोकार्पण किया है और इस दौरान 3 करोड़ 25 लाख रुपए की सामग्री भी वितरित की गई है। इस मौके पर राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट देखें तो बीते 5 सालों में 40 लाख लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए हैं। हमारी सरकार ने जनता से जो भी वायदे किए हैं उन्हें सरकार ने पूरा किया। राजनांदगांव स्थित विकासखंड के ग्राम ठेकवा में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में खड़गे ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार गरीबों की, पिछड़ों की और किसानों की सरकार है। गांधी जी ये कहते थे कि मैं ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूं जहां पर गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करे कि ये देश उसका है। इसी भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ में कार्य किया है और एक जमाना था जब बहुत कम धान किसानों से खरीदा जाता था। इस साल 1,07,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। 19 लाख किसानों का ऋण माफ कर दिया गया है। देखो, मैं इस किसी के धर्म के बारे में कहने के लिए या नहीं है। मैं सिर्फ गरीबों के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आया हूँ और धर्म और पॉलिटिक्स ये अलग अलग चीजें हैं, इसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। मैं वो सब उस पर बहस नहीं करना चाहता। सर, ये मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हो रही, क्या ध्यान भटकाने के लिए इंडिया और भारत का खेल खेला जा रहा है? नहीं, ये देखिए, ये तो ठीक नहीं। अभी भी अगर प्राइम मिनिस्टर ध्यान नहीं देते तो खराब है, क्योंकि एमपीज गए, 21 एमपीज हमने भेजा और बाकी चीजें भी हमने की और महिला भी गई, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं जा रहे और उनके महिलाएं क्यों नहीं जा रहे? यहाँ राजस्थान आते हैं, उधर आते हैं, उधर भी भेजो फिर। तो ये कमिटमेंट नहीं, जिन लोगों के पास कमिटमेंट नहीं है क्या करते? वहीं राजीव युवा मितान सम्मेलन के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद बचे हुए प्लास्टिक के पैकेट और झिल्ली को फेंकने को लेकर ही भाजपा प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। बता दें आपको, बचे हुए खाने के प्लास्टिक के पैकेट से हुई गौ माताओं के मौत के मामले में भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए गोवंशों की हत्या का जिम्मेदार ठहराया। दरअसल रायपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में राजीव युवा मितान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के बाद बचे हुए खाने के पैकेट को प्लास्टिक और झिल्ली में फेंकने से सैकड़ों गौ माताओं का निधन हो गया। वहीं भाजपा ने गौवंशों की हत्या का आरोप कांग्रेस पर लगाया। यहां तक कि मृत गौ माताओं की आत्मा
की शांति और कांग्रेसियों को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुड़ेश्वर मंदिर चौक बूढ़ा तालाब में यज्ञ का आयोजन किया और इस दौरान पूरे मंत्रोच्चारण से हवन करते हुए मृत गायों के प्रति 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। जब से भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तब से गौ माताओं की जान पर आफत आ गई है। पिछले 5 साल में 4000 से ज्यादा गायें सड़कों के एक्सीडेंट में और बीमारी के कारण और अव्यवस्था के कारण उनकी मृत्यु हुई है। और तब तो अति हो गई जब पिछले दिनों राहुल गांधी जी कांग्रेस के एक युवाओं के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए यहाँ पर आए और सड़ा हुआ खाना जिनको कार्यकर्ताओं ने नहीं खाया उसको फेंक दिया, जो 10,000 पैकेट से ज़्यादा था। आसपास की गांवों की गायों ने उसको खा लिया और वो सड़ा हुआ खाना और जो प्लास्टिक के पैकेट थे उसको खाने के कारण अभी तक की जो जानकारी है लगभग 104 गायों की मृत्यु हो चुकी है। 200 से ज़्यादा गायें बीमार हैं, 100 से ज़्यादा गायें लापता हैं और ये गौहत्या के कोई दोषी हैं तो ये राहुल गांधी जी, ये खड़गे जी और भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार दोषी है। वहीं रायपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी हसदेव अरण्य आंदोलन के समर्थन में सरगुजा पहुंचे और इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर कोमल हुपेंडी ने कहा कि पार्टी शुरू से ही हसदेव जंगल बचाने की मुहिम में अग्रणी भूमिका निभाती रही है। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई को आम आदमी पार्टी का समर्थन निरंतर जारी रहेगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल हसदेव जंगल मामले में जनता को गुमराह कर लूट में संलिप्त हैं और हसदेव जंगल में कोल खनन की बदनीयती से सरकार जंगल को बर्बाद करने पर आमादा है। फर्जी ग्राम सभा दस्तावेज तैयार कर बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा जा रहा है। छत्तीसगढ़ वासियों की जंगल कटाई निरस्त करने की मांग बिल्कुल जायज है। जब तक सरकार हसदेव जंगल खत्म करने की अपनी तानाशाही विचार को नहीं त्यागती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हसदेव जंगल बचाने की मुहिम को शुरू से ही आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन दिया जा रहा था और ऐसे में इसमें हमने जंगल की कटाई पर रोक लगाने की मांग की थी। ज्ञापन में हमने पैसे और कोयला के लालच में लगातार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाकर हसदेव इलाके में जंगल की कटाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। मैं ग्राम साली का रहने वाला हूँ, आनंद राम कुसरो। जिससे हमारे हरियापुर में धरना में हमन मैंने 575 दिन तक बैठ चुके हैं, लेकिन सरकार अच्छा है बस कांग्रेसो पार्टी आई से और बीजेपी में थे तो वो अही तक का कही कांग्रेस कथे कि नहीं एक केंद्र सरकार मने एक खदान ला आवंटन करी से और ये गोटा तो कही कि नहीं बोला मैंने राज्य सरकार आवंटन करी से। ऐसे करके मैं दोनों कथे कांग्रेस सरकार कथे भाजपा ला दोषी भाजपा कथे कांग्रेस मणिपुर से। वहीं सूरजपुर पशुधन विकास विभाग के द्वारा सभी विकास खंडों में गौठान ग्राम में पशुधन पशुपालकों को विभागीय पशु चिकित्सा सेवाएं और योजनाओं के लाभ को लेकर वेटरनरी मोबाइल यूनिट का संचालन किया गया। इसका उद्घाटन सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रेमनगर विधायक खेलसाई सिंह ने किया है, जिस दौरान कलेक्टर संजय अग्रवाल और उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं नरेंद्र सिंह के साथ अन्य पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इस मौके पर 6 विकास खंडों के लिए 6 वाहनों को रवाना किया गया। बताया भी जा रहा है कि मोबाइल वेटरनरी यूनिट वाहन विकासखंड स्तरीय कार्यालय में रहेगा। मोबाइल वेटरनरी यूनिट का संचालन का निर्धारित समय से सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और इस दौरान गांव में भ्रमण कर कैंप आयोजित करके पशु का उपचार, टीकाकरण, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमि और नाशक दवा वितरण समेत कई कार्यों का निःशुल्क संपादन किया जाएगा।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। मोदी, अमित शाह के बाद राहुल गांधी और खड़गे राजस्थान आ चुके हैं। अब 10 सितंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा निवाई में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निवाई पहुंचकर चुनाव सभा की व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रियंका गांधी ग्रामीण इलाकों में इंदिरा रसोई की शुरुआत करेंगी। महंगाई के दौर में 8 रुपए में भोजन बहुत खास है और ऐसे में मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर फिर से आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार गिराई, राजस्थान में बीजेपी की दाल नहीं गली। राजस्थान में बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की पूरी कोशिश की, बाद में भी ये लोग सरकार नहीं गिरा पाए, इसीलिए उनके दिल में आग लगी हुई है। वो चाहते हैं कि राजस्थान में हमारी सरकार आखिर कैसे ही बन जाए। चुनाव आते हैं, दौरे सब पार्टी करती उनका स्वागत करना चाहिए। सब आके अपनी बात कहे, विचारधारा की बात करे, हम तो हमेशा वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि चुनाव आ रहे तो उसके पहले जो संभव हो पार्टियां आए, अपनी बात कहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। और प्रधानमंत्री ने कमाल ही कर दिया। भोपाल के लोग बोले एनसीपी के बारे में, एनसीपी के नेताओं के बारे में कि 80,000 करोड़ घोटाले कर चुके हैं। 2 दिन बाद में अजीत पवार साहब को ले लिया, तोड़ करके वहां से हॉर्स ट्रेडिंग करके ले लिया, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर बुला लिया। तो गठबंधन जो बना इंडिया के नाम से, उसे ये चूल्हे हिल गई है। इतने घबरा गए लोग कि इनके ये बुखले हुए हैं, सभी भाड़ जाम लग रही है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवार को राजस्थान दौरे पर हैं। शिंदे प्रदेश के झुंझुनू जिले के गुड़ा पहुंचेंगे। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड़ा ने उन्हें आमंत्रित किया है। गुड़ा के बेटे का शनिवार को जन्मदिन है और इसी कार्यक्रम में राजेंद्र गुड़ा की तरफ से बड़ी राजनीतिक घोषणा भी होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही राजेंद्र गुड़ा शिवसेना में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान को 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। इसी को लेकर नगर परिषद में मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में बांसवाड़ा के सभी समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव का आमंत्रित करने को लेकर घर घर जाकर जनता से राय लेने की बात कही गई है। 2030 में राजस्थान को नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करना चाहिए, वहां की जनता से सुझाव लेकर राज्य सरकार तक भेजा जाए। वहीं धौलपुर के मनिया कस्बे में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की अंधाधुंध गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें आपको कि घटना के बाद मनिया थाना पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस मामले में कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। मृतक मेहताब जलालपुर मांगरोल में कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष था। मृतक के भतीजे श्याम सुंदर ने बताया कि उनके गांव में शनिवार को पटवार घर का उद्घाटन किया जाना था, जिसको लेकर चाचा मेहताब को लेकर मनिया कस्बे में टेंट वाले को दुकान पर भेजा गया था। और ऐसे में बता दें आपको कि जहां पर टेंट का सामान लेते हैं और वहीं पर वो गया था, अचानक मोटरसाइकिल पर आए करीब 11 लोगों ने उसके चाचा को घेरते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिस फायरिंग में कई गोलियां उसके चाचा को लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना के बाद मौके पर मौजूद परिजन ब्लॉक अध्यक्ष को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग संविदा ठेका कर्मचारी महासंघ राजस्थान के आह्वान पर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। इसमें जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में कार्यरत संविदा और ठेका कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर राज्य सरकार से किए गए समझौता लागू करने की मांग की। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल ने बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व में RSLDC सरकारी बोर्ड को लागू करने का वादा किया था, वह अभी तक लागू नहीं किया गया।
साथ ही न ही उन्हें संविदा सेवा नियम में सम्मिलित किया गया और न ही उनके वेतन बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव लिया गया। इससे पूरे प्रदेश में संविदा ठेका कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक सभी मेडिकल कॉलेज के संविदा एवं ठेका कर्मचारी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। यदि इसके बाद भी सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो महासंघ आगामी रणनीति तैयार करेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।